हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस ट्यूटोरियल। सो इससे पहले वाली क्लास में हमने टैक्सोनॉमी के बेसिक्स की बात की थी कि उनमें कौन कौन से जो सिंबल्स होते हैं या प्रतीक होते हैं उनसे किस किस स्ट्रक्चर को शो करते हैं, या फिर टैक्सोनॉमी में कौन कौन से सिंबल्स यूज़ लेते हैं जिससे कि एक कंप्लीट फ्लोरल फार्मूला प्राप्त होता है, या फिर हमें कोई कंप्लीट फ्लोरल फार्मूला दे देते हैं तो उसके बेस पे हम उसके जो ऑर्गन्स होते हैं उनको कैसे हम यहाँ पे लिख सकते हैं। तो मैंने एक टर्म में कल कन्फ्यूज़न बताया था, एक्टिनोमॉर्फिक और जाइगोमॉर्फिक। जाइगो मीन्स दो, एक्टिनो मीन्स उभय तल, ठीक है, उभय तलों में काटना। तो मैं सिंपली इसको ऐसे समझाऊं तो एक्टिनोमॉर्फिक जो मैंने यूज़ लिया था उसमें ये होता है कि किसी फ्लोरल को किसी मदर एक्सिस से काटने पर या किसी पुष्प को किसी मात्र अक्ष से काटने पर किसी भी तल पे काटने से वो समान भागों में विभाजित होता है या समान अंगों में विभाजित होता है, तो उस प्लेन को हम एक्टिनोमॉर्फिक कहेंगे। मीन्स उस फ्लावर के लिए हम एक्टिनोमॉर्फिक टर्म यूज़ में लेंगे, ठीक है। तो एक्टिनोमॉर्फिक कब लेंगे? जब फ्लावर को किसी भी तल, चाहे वो ट्रांसवर्स हो चाहे वो लॉन्गिट्यूडनल, मीन्स ट्रांसफर लॉन्गिट्यूडनल जो भी सेक्शन हो, वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल जो भी है, तो उसे किसी भी तल से काटने पर अगर वो समान भागों में विभाजित होता है या किसी भी प्लेन पे काटने पर फ्लावर समान भागों में विभाजित होता है तो ये होता है एक्टिनोमॉर्फिक। जाइगोमॉर्फिक मीन्स उसे एक ही तल से या मदर एक्सिस से, मात्र अक्ष से एक ही तल से काटने पे दो भागों में विभाजित होता है, जो समान दो भाग होते हैं, तो इसे कहते हैं जाइगोमॉर्फिक। अब हम पढ़ेंगे फैमिली रेननकुलेसी। रेननकुलेसी, तो एक एक हम रोज अब एक एक फैमिली पढ़ेंगे टैक्सो के अंदर। तो रेननकुलेसी का नाम मेंढक के नाम पे पड़ा है, आपने पढ़ा हो राना। राना एक मेंढक का जूलॉजिकल नेम होता है या साइंटिफिक नेम होता है। तो ये जो रेननकुलेसी फैमिली है, इस रेननकुलेसी का नाम राना मेंढक पे या फ्रॉग पे पड़ा है। क्यों पड़ा है वो देखो, क्योंकि इस फैमिली के जो प्लांट्स हैं वो मेंढक की तरह ही कीचड़ और दलदली क्षेत्र में पाए जाते हैं, इसलिए इनका नाम रेननकुलस रखा गया है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि रेननकुलेसी फैमिली का नाम रेननकुलेसी क्यों है, तो ये राना मेंढक या राना फ्रॉग के नाम पे इसका नाम रेननकुलेसी रखा गया है। और वो क्यों रखा गया है, इसका ये रीज़न है कि जो राना होते हैं, मीन्स जो फ्रॉग होते हैं, वो क्या करते हैं, वो कीचड़ और दलदली इलाकों में या थोड़े जलीय आवास में पाए जाते हैं। तो इस फैमिली के प्लांट भी कीचड़ व दलदलीय इलाकों में पाए जाते हैं, इसलिए इन्हें रेननकुलेसी फैमिली के अंदर रखा गया है। इस फैमिली को बटरकप फैमिली भी कहते हैं, ठीक है। तो इस फैमिली को बटरकप फैमिली भी कहते हैं और राना फ्रॉग के नाम पे इस फैमिली को रेननकुलेसी नाम दिया गया है, क्योंकि इसके जो प्लांट्स होते हैं वो कीचड़ व दलदली इलाकों में या थोड़े जलीय आवास में पाए जाते हैं। अब हम पढ़ते हैं इसमें क्लासिफिकेशन के बारे में। ये जो बटरकप के
मैंने कहा कि इस रेननकुलेसी फैमिली को बटरकप फैमिली भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इस फैमिली की जो प्लांट के जो फ्लावर्स होते हैं वो बटरकप की तरह दिखाई देते हैं, इसलिए इसे बटरकप फैमिली भी कहते हैं। अगर मैं इसके हैबिटेट की बात करूं तो इसमें प्रीमिटिव टाइप का इसके अंदर इसका आवास बता सकती हूँ, या इसमें पाए जाने वाले जो डाइकोट्स प्लांट्स होते हैं वो डाइकोट्स प्लांट्स प्रीमिटिव टाइप के होते हैं, मीन्स आद्य प्रकार के या पुराने प्रकार के होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि मैंने बता दिया कि जो एंजियोस्पर्म्स होते हैं वो एंजियोस्पर्म सबसे डेवलप स्पीसीज होती है, क्योंकि टेरिडोफाइट्स के बाद में जिम्नोस्पर्म के बाद में जिनका विकास होता है इवोल्यूशन के दौरान, तो वो होते हैं एंजियोस्पर्म। तो ये आप मान के चल सकते हो कि एंजियोस्पर्म इस पृथ्वी के सबसे डेवलप स्पीसीज या प्लांट स्पीसीज के अंदर आते हैं। अब देखो, ये जो किंगडम है या एंजियोस्पर्म जो है जिसे हम जगत बोल रहे हैं यहाँ पे, तो ये जो एंजियोस्पर्म है इसमें जो फैमिली आती है रेननकुलेसी फैमिली। तो ये जो रेननकुलेसी फैमिली के प्लांट है ये कीचड़ और दलदली इलाकों में पाए जाते हैं, मोस्टली इसके जो डाइकोट प्लांट्स होते हैं वो, इसीलिए इसे सबसे प्रीमिटिव टाइप का कहते हैं। तो अगर मैं इसके क्लासिफिकेशन की बात बाद में करती हूँ, पहले मैं इसके हैबिटेट की बात करती हूँ। तो मैंने ये बता दिया कि ये कीचड़ और दलदली स्थानों पे रहते हैं मोस्टली इसके डाइकोट्स प्लांट्स। इसका जो फ्लावर होता है वो होता है उभयलिंगी और एक्टिनोमॉर्फिक। तो अगर मैं इसके फ्लावर की बात करूं तो इसका जो फ्लावर होता है वो उभयलिंगी होता है। इट मीन्स उस पर मेल और फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पाए जाएंगे। उसके अलावा वो एक्टिनोमॉर्फिक है, मीन्स उसे अगर किसी भी तल से काटा जाए या किसी भी प्लेन से हम उसे काटते हैं तो उस प्लेन से काटने पर वो समान भागों में विभाजित हो जाता है। लेकिन कुछ इसके फ्लावर्स, कुछ स्पीसीज के इसमें फ्लावर्स ऐसे भी होते हैं जो बहुत ही कम होता है, लेकिन होते ज़रूर हैं, वो जाइगोमॉर्फिक होते हैं। मीन्स उन्हें मदर एक्सिस से काटने पे वो दो समान भागों में विभाजित होते हैं, उन्हें और किसी तल से नहीं काट सकते हैं। तो इसका फ्लावर की बात हो गई कि इसका फ्लावर उभयलिंगी होता है। अब हम बात करते हैं इसमें इनफ्लोरेसेंस की, जिसे कहते हैं पुष्पक्रम। तो इसमें जो पुष्पक्रम होता है वो अलग अलग स्पीसीज में अलग अलग होता है, जैसे कि रिसेमोस और साइमोस टाइप का इसमें पुष्पक्रम होता है। अब ये टर्म्स आपके समझ में नहीं आ रही होगी कि रेसिमोस क्या है और साइमोस क्या है। तो देखो, रेसिमोस टाइप का पुष्पक्रम वह पुष्पक्रम होता है जिसके अंदर पहले बनने वाले फ्लावर और जो फ्लावर बड़े होते हैं वो नीचे की तरफ रह जाते हैं और नए बनने वाले फ्लावर ऊपर की ओर बनते जाते हैं। तो इनमें जो इनफ्लोरेसेंस होता है जिसे हम पुष्पक्रम कहते हैं वो अल्टरनेट टाइप का होता है। अल्टरनेट मीन्स एकांतरित क्रम में। इसमें मैं समझाती हूँ कैसे।
जो फ्लावर्स लगते हैं वो एकांतरित क्रम में लगते हैं। आप देख सकते हो यहाँ पे एक के अंतर में दूसरा फ्लावर ऐसे लगता है। तो इसमें जो फ्लोरोसेंस होता है वो अल्टरनेट टाइप का होता है, और जो उसका पैटर्न होता है वो होता है रेसिमोस और साइमोस टाइप का। तो रेसिमोस के बारे में मैं बताऊँ तो इसमें क्या होता है कि पहले बनने वाले, जिन्हें हम ओल्ड फ्लावर्स कह सकते हैं, तो पहले बनने वाले फ्लावर्स नीचे की तरफ रह जाते हैं और बाद में बनने वाले फ्लावर्स ऊपर की ओर रह जाते हैं। तो जो पहले बनते हैं वो फ्लावर्स साइज़ में बड़े होते हैं और पुराने होते हैं, और बाद में बनने वाले फ्लावर्स उन पुराने फ्लावर्स के ऊपर लगते जाते हैं और वो साइज़ में छोटे होते हैं। अगर मैं साइमोस की बात करूँ तो इसमें होता तो वैसे ही है, लेकिन इसमें पहले बनने वाले फ्लावर्स छोटे रह जाते हैं और बाद में बनने वाले नए फ्लावर्स साइज़ में बड़े होते हैं। तो अगर मैं इस डायग्राम में आपको बताऊं तो ऐसे दिखाई देते हैं। तो इसमें पहले बनने वाले फ्लावर्स तो हो गए यहाँ पे छोटे, और बाद में बनने वाले फ्लावर्स यहाँ पे होते हैं बड़े। तो ये होता है रेसेमोस और साइमोस टाइप का इसमें इन्फ्लोरोसेंस। अब इसमें मैं लीव्स के बारे में बताऊं तो इसमें लीव्स कैसे होती है वो देखो। लीव्स इसमें वैसे ही सेम अल्टरनेट होती है, तो मोनोकोट्स और डाइकोट्स में ये अलग अलग टाइप की होती है। जैसे कि मैं बात करूँ इनमें वेनेशन की, हाँ, तो जो लीव्स होती है वो अल्टरनेट होती है। अल्टरनेट कैसे होती है वो मैं आपको बता चुकी कि एक के स्पेस में मीन्स एकांतरण एक का अंतर। तो यहाँ पे देखो ऐसे इसमें लीव्स लगी हुई होती है। रेसेमोस और साइमोस टाइप की इन्फ्लोरेसेंस में ये जरूरी नहीं है कि एकांतरित क्रम में लगे ही, मोस्टली स्पीसीज में ऐसे ही लगते हैं। लेकिन अगर मैं लीव्स की बात करूँ तो ये अल्टरनेट होती है, मीन्स एक के अंतर में ये लीव्स लगी हुई रहती है। इनमें जो वेनेशन होता है, ये जो शीरा विन्यास होता है, जैसे कि मैं इस लीव्स में बात करूँ, इस पत्ती में बात करूँ तो ये लीव है डाइकोट की, और ये जो लीव है वो है मोनोकोट की। तो शीरा विन्यास या वेनेशन आप देख रहे हो कि इसमें जो वेन्स का जो अरेंजमेंट होता है वो जालिका रूप भी होता है। तो इसमें डाइकोट्स में जो शीरा विन्यास पाया जाता है वो रेटिकुलेट टाइप का होता है, और जो मोनोकोट्स में शीरा विन्यास पाया जाता है वो आइसोबाइलेटरल होता है, ठीक है, या सीधे प्लेन में होता है। इनमें रेटिकुलेट टाइप का नहीं पाया जाता है, और जो शीराएँ होती है वो जालिका नुमा होने के बजाय एकदम सीधी एक प्लेन में अरेंज होती है। तो इस तरह से इनमें लीव्स के अंदर वेनेशन पाया जाता है। अब मैं बात करूँ इसमें कैलिक्स कोरोला की, तो इनमें जो कैलिक्स होता है वो कैसा होता है, पॉलीसेपेलस होता है। मीन्स इनमें जो कैलिक्स पाए जाते हैं, तो मैंने कहा था कि कैलिक्स की सिंगल यूनिट को सेपल कहते हैं, तो ये पॉलीसेपेलस होता है। कैसे होता है, मीन्स इसमें जो कैलिक्स की नंबर होती है वो कई सारी होती है, इट मीन्स ये पॉलीसेपेलस होगा। और ये जो कैलिक्स होते हैं ये आधार की तरफ से एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, और ये ग्रीन कलर्ड में होते हैं। और ये जो इनका अरेंजमेंट होता है वो कुछ इस तरह होता है। तो इसमें स्पीसीज टू स्पीसीज वरी करता है कि इनमें जो कैलिक्स का अरेंजमेंट होता है वो कैसे होता है, जिसे मैं इन्हें एस्टाइवेशन कह सकती हूँ। एस्टाइवेशन मीन्स विन्यास। तो इन जो कैलिक्स का विन्यास होता है वो
वेलवेट भी हो सकता है, इम्ब्रिकेट भी हो सकता है। कैसे होगा वो देखो, ये जो कैलिक्स लगे हुए हैं किसी फ्लावर में, तो वेलवेट टाइप का एस्टाइवेशन क्या होता है, मीन्स कैलिक्स का विन्यास, एस्टाइवेशन विन्यास। और अगर मैं कैलिक्स की बात कर रही हूँ तो कैलिक्स का विन्यास कैसे होगा, तो मान लो ये कोई फ्लावर की स्ट्रक्चर है जहाँ मैं सिर्फ और सिर्फ उसके सेपल्स को दिखा रही हूँ या मैं उसके कैलिक्स को दिखा रही हूँ। तो ये जो कैलिक्स लगे हुए होते हैं इनमें ये कैलिक्स के जो सिरे होते हैं वो एक सेपल का सिरा दूसरे सेपल के सिरे से स्पर्श करता है, इसलिए इसे कोर स्पर्शी या फिर वेलवेट टाइप का एस्टाइवेशन कहते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछे कि वेलवेट एस्टाइवेशन क्या होता है, तो जनरली ये बताना है कि इसमें, जैसे कि मैं कैलिक्स के बारे में बात करूँ तो इसमें जो सेपल्स के एंड होते हैं वो एंड, एक कैलिक्स का एंड दूसरे कैलिक्स के एंड से कनेक्ट या टच में रहता है, मीन्स एक दूसरे से स्पर्श करता है, इसलिए इसे कोर स्पर्शी विन्यास या एस्टाइवेशन भी कहते हैं। और अब मैं इम्ब्रिकेट की बात करूं तो इसमें क्या होता है कि इसमें एक सेपल तो पूरी तरह अंदर होता है, दूसरा सेपल पूरी तरह बाहर होता है, और शेष जो बचे हुए इसमें सेपल होते हैं वो अंदर बाहर होते हैं। कैसे होते हैं वो देखो, थोड़ा बड़ा बना देते हैं इसको। तो ये जो अरेंजमेंट देख रहे हो मैं इस पे सेपल्स के कंडीशन बता रही हूँ। तो ये स्पीसीज टू स्पीसीज वरी करता है कि मैंने ये बताया आपको कि कोर स्पर्शी या वेलवेट टाइप के एस्टाइवेशन में क्या हो रहा था कि ये जो सेपल्स के एंड होते हैं वो सिरे एक दूसरे से टच होते हैं, मीन्स किसी फ्लावर के चारों ओर अगर सेपल्स पाए जा रहे हैं तो वो एक दूसरे से टच होते हुए, मीन्स उनकी जो एंड्स होते हैं जिन्हें हम कोर कहते हैं, तो वो कोर एक दूसरे से स्पर्श में रहते हैं, इसलिए इसे वेलवेट या कोर स्पर्शी कहते हैं, मीन्स उनके अंतिम छोर कनेक्शन में रहते हैं, टच में रहते हैं। इस कंडीशन में क्या हो रहा है, इम्ब्रिकेट टाइप में, जिसे हम कोर छादी भी कह सकते हैं, इसमें देखो आप कि इसमें मैंने कहा सिर्फ एक सेपल होता है वो बाहर की ओर होता है, दूसरा जो सेपल होता है वो अंदर की, पूरी तरह अंदर की ओर होता है, और जो बाकी बचे हुए सेपल्स होते हैं उनके सिरे एक अंदर एक बाहर, एक अंदर एक बाहर ऐसे होता है। तो आप ये देखो कि ये पूरा बाहर की तरफ है, इसमें पूरा सेपल बाहर की ओर है। आप ये देख रहे हो इसमें पूरा सेपल कहाँ है, अंदर की ओर है, और इसमें जो बाकी होते हैं उनके जो सिरे होते हैं यहाँ से अंदर, यहाँ से बाहर, फिर यहाँ से बाहर, यहाँ से अंदर, यहाँ से बाहर, यहाँ से अंदर, इस अरेंजमेंट में ये होते हैं। तो इसमें एक टाइप थर्ड भी होता है, क्विंकन्स शेल या क्विंकन्स शेल में क्या होता है वो देखो। इसके अंदर जो सेपल्स होते हैं, जैसे कि इन दो में डिफरेंट मैंने डायग्राम की हेल्प से आपको समझा दिया कैसे होता है। इसमें ये होता है कि एक सेपल का सिरा बाहर, एक तरफ से बाहर दूसरी तरफ से अंदर होगा, फिर एक तरफ से बाहर दूसरी तरफ से अंदर होगा, फिर एक तरफ से बाहर दूसरी तरफ अंदर होगा। तो इस तरह इनमें सेपल्स का अरेंजमेंट पाया जाता है। आप देख सकते हो कि इसमें जो जितने भी सेपल्स पाए जा रहे हैं, मैं यहाँ पे नंबरिंग नहीं कर रही हूँ क्योंकि रेननकुलस में सेपल्स बहुत सारे होते हैं, पॉलीसेपलस कंडीशन होती है। तो उस कंडीशन में आप देखो कि जो सेपल्स होते हैं वो कैसे हो रही हैं,
सेपल का एक सिरा बाहर की ओर, दूसरा सिरा अंदर की ओर, फिर एक सिरा बाहर की ओर, दूसरा सिरा अंदर की ओर, फिर एक सिरा बाहर की ओर, दूसरा सिरा अंदर की ओर। तो इस विन्यास में ये जो कैलिक्स होते हैं इनका अरेंजमेंट होता है और ये स्पीसीज टू स्पीसीज वरी करता है। अब बात करती हूँ मैं यहाँ पे कैलिक्स की, कोरोला की। तो कोरोला की कंडीशन यहाँ पे पॉलीपेटलस नहीं होती है। पेटल कोरोला की सिंगल यूनिट को पेटल कहते हैं और कैलिक्स की सिंगल यूनिट को सेपल कहते हैं। तो यहाँ पे जो कोरोला होते हैं वो पॉलीपेटलस नहीं होते हैं। इट मीन्स उसमें जो पेटल्स की संख्या होती है वो 5 होती है और ये जो पेटल्स होते हैं ये कलर्ड होते हैं और इनका जो विन्यास होता है जिसे हम एस्टाइवेशन कहते हैं वो कैसे होता है वो देखो। इसमें पाया जाने वाला विन्यास होता है इम्ब्रिकेट टाइप का। और इम्ब्रिकेट कैसा होगा? एक पूरी तरह बाहर, दूसरा पूरी तरह अंदर और बाकी के जो होते हैं वो अंदर बाहर होते हैं। तो टोटल इसमें जो कोरोला होते हैं वो कितने होते हैं? 5 में से एक पूरी तरह अंदर होगा, दूसरा पूरी तरह बाहर होगा और बाकी जो 3 होते हैं वो अंदर बाहर के अरेंजमेंट में लगे हुए होते हैं। तो इसमें इस तरह से कोरोला 5 होते हैं और वो कैसे होते हैं? एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। ठीक है, मीन्स इनमें एस्टाइवेशन की बात करूँ तो वो कोर छादी टाइप में हो सकता है। अब मैं बात करती हूँ इसमें फ्लावर की। नहीं, इसमें एंड्रोशियम और गाइनोशियम की बात करते हैं हम। एंड्रोशियम और गाइनोशियम मीन्स इसमें हो रहा है पुमंग और जायांग। तो ये जो होता है एंड्रोशियम वो पॉलीएंड्रस होता है। पॉलीएंड्रस मीन्स इसमें पाए जाने वाले एंथर कई सारे होंगे, आप उन्हें काउंट नहीं कर सकते कि वो मतलब 5 है कि 10 है कि 20 है, मीन्स ये असंख्य होते हैं। तो इसमें जो एंड्रोशियम होते हैं, तो एंड्रोशियम में यहाँ पे किसकी बात कर रही हूँ? नर जननांग की, मेल सेक्स ऑर्गन की। तो नर जननांग अल्टीमेटली क्या है यहाँ पे? एंथर या एंथर्स बोल सकते हैं। तो ये जो होती है कंडीशन वो पॉलीएंड्रस होती है, मीन्स इसमें असंख्य एंथर्स होते हैं और ये इंट्रोज होते हैं, एक्स्ट्रोज होते हैं। एक्स्ट्रोज क्या होते हैं वो देखो, ये कोई फ्लावर है और ये इस पे एंथर लगे हुए होते हैं। तो इंट्रोज और एक्स्ट्रोज टर्म में बताती हूँ। इंट्रोज मीन्स फ्लावर के अंदर की ओर एंथर झुके हुए होते हैं और एक्स्ट्रोज मीन्स वो स्टिग्मा से थोड़ी यूं इस कंडीशन में बाहर की ओर निकले हुए होते हैं। इंट्रोज अंदर की ओर, एक्स्ट्रोज बाहर की ओर। तो इसमें जो एंथर होते हैं वो इस अरेंजमेंट में लगे हुए होते हैं। एक्स्ट्रोज मीन्स बाहर की ओर होते हैं और मैंने बताया कि ये पॉलीएंड्रस होते हैं, मीन्स इसमें अपन गिन नहीं सकते कि कितने एंथर हैं। तो पॉलीएंड्रस तो हो ही गया, एक्स्ट्रोज हो ही गया और जो एंथर की लोब होती है वो द्विकोष्ठीय या डाइथिकस होती है, यूं। तो ये जो एंथर है अगर मैं इसकी टीएस लूँ तो ये जो कंडीशन होती है, तो अगर मैं यू सेक्शन लूँ तो ऐसे डाइथिकस कंडीशन मुझे देखने को मिलेगी। तो ये द्विकोष्ठीय इसमें एंथर पाए जाते हैं। अब देखो ये जो एंथर होते हैं, जहाँ पे मैंने इसे पॉलीएंड्रस कंडीशन दी है, तो ये जो एंथर होते हैं इनकी संख्या असंख्य होती है और इनके जो बेसिक पोर्शन होते हैं, मीन्स मैं ओनली यहाँ पे एंथर बना रही हूँ। तो ये जो एंथर होते हैं ये ऊपर की तरफ से तो एक्स्ट्रोज होते हैं, मीन्स बाहर की ओर निकले हुए होते हैं, लेकिन जो
इनका बेस होता है, इनका आधार होता है, ये यहाँ से बेसिफिक्स्ड होते हैं। बेसिफिक्स्ड मीन्स आधार संलग्न, मीन्स ये यहाँ से जुड़े हुए होते हैं। तो ये जो एंथर होते हैं वो बेसिफिक्स्ड होते हैं, मीन्स बेस की तरफ से वो एंथर एकदम जुड़े हुए होते हैं। तो ये तो बात हुई इसमें एंड्रोशियम की। अब मैं बात करती हूँ गायनोशियम की। तो इसमें जो गायनोशियम होता है, जैसे कि मैं नाइजीला की बात करूं तो नाइजीला में गायनोशियम एपोकार्पस होता है। एपोकार्पस मीन्स उसमें जो कार्पल्स पाई जाएगी, हाँ, ये पॉलीकार्पिलरी होता है। मोस्टली इसकी जो स्पीसीज होती है वो पॉलीकार्पिलरी होंगी, मीन्स इसमें जो ओवरी होंगी वो कई सारी होंगी। अब देखो यहाँ पे जो समझने वाली चीज़ है कि जो नाइजीला होता है, नाइजीला रेनकुलस का एक प्लांट होता है। तो नाइजीला के अंदर क्या होता है कि जो ओवरी होती है वो होती है एपोकार्पस। एपोकार्पस मीन्स जो ओवरीज होती है वो होती तो कई सारी है, उनकी संख्या बहुत सारी होती है ओवरीज की, लेकिन वो एक दूसरे से फ्यूज नहीं होती, एक दूसरे से जुड़ी हुई नहीं होती। ये तो ये कंडीशन हो गई एपोकार्पस। और सिन मोस्टली जो स्पीसीज होती है वो होती है सिनकार्पस, संयुक्तांडपी जिसे बोलते हैं। संयुक्तांडपी मीन्स बहुत सारे अंडप मिल जाए, और अंडप यहाँ पे क्या हो रहे हैं, ओवरी। तो इसमें मोस्टली जो स्पीसीज होती है वो संयुक्तांडपी होते हैं, मीन्स इसमें जो ओवरीज होती है वो मर्ज हो जाती है, एक दूसरे से फ्यूज्ड हो जाती है, और कई सारी जो ओवरीज होती है वो जुड़कर सिनकार्पस कंडीशन बनाएगी। तो एपोकार्पस और सिनकार्पस आपको समझ में आ गया। एपोकार्पस में तो जो बहुत सारी कार्पल्स होती है, कार्पल्स मीन्स यहाँ पे ओवरी की मैं बात कर रही हूँ, तो वो फ्यूज़ नहीं होती है, और सिनकार्पस में वो फ्यूज़ हो जाती है, मीन्स वो संयुक्तांडपी हो जाती है। इस कारण इसे मल्टीकार्पलरी भी कहते हैं। मल्टीकार्पलरी आपको समझ में आ गया कि कई सारी कार्पल्स फ्यूज़ हो गई, सिनकार्पस हो गई, मीन्स वो अगर हम उसका टीएस लेंगे तो कई सारी ओवेरी एक दूसरे में मिली हुई दिखाई देगी, तो इस कंडीशन को मल्टीकार्पलरी कहते हैं। अब हम बात करते हैं इसमें प्लेसेंटेशन की। प्लेसेंटेशन होता है बीजांड न्यास। तो इसमें प्लेसेंटेशन होता है बेसल, थोड़ा ऊपर बना देते हैं इसको भी, बेसल, मार्जिनल और एक्सियल। तो इसमें जो प्लेसेंटेशन होता है वो होता है बेसल, मार्जिनल, नहीं, ये ऐसे नहीं होगा, ये ऐसे होगा। तो बेसल, मार्जिनल और ये होता है एक्सियल। तो इसमें रेननकुलस फैमिली में जो रेननकुलस प्लांट होता है पर्टिकुलर, तो उस रेननकुलस प्लांट में होता है बेसल प्लेसेंटेशन, मीन्स इसमें जो ओव्यूल्स लगे हुए होंगे वो आधारीय भाग में लगे हुए होंगे। और एक होता है डेल्फिनियम। तो रेननकुलेसी फैमिली का अगर मैं दूसरा प्लांट बात करूँ तो मैं एक आइडल स्ट्रक्चर लेके बात कर रही हूँ कि ये तो स्पीसीज टू स्पीसीज वेरी करता है कि किसी में बेसल पाया जाएगा, किसी में मार्जिनल पाया जाएगा और किसी में एक्सियल पाया जाएगा। तो रेननकुलेसी का जो रेननकुलस प्लांट है उसमें बेसल टाइप का प्लेसेंटेशन या बीजांड न्यास पाया जाता है। डेल्फिनियम में मार्जिनल पाया जाता है, मीन्स जैसे कि मटर में होता है, ठीक है, तो इसमें मार्जिनल होता है। और एक्सियल या अक्षीय बीजांड न्यास किस में होगा, नाइजीला में। तो नाइजीला में अक्षीय बीजांड न्यास होता है, जैसे कि आप देख सकते हो टमाटर में आपको देखने को मिल जाता है ऐसा। तो इस तरह से इसमें प्लेसेंटेशन होता है।
अब मैं बात करती हूँ इसमें फ्लावर की। तो मैंने बता दिया फ्लावर कैसा होता है। फ्लावर होता है एक्टिनोमॉर्फिक, हर्माफ्रोडाइट मीन्स इसमें उभयलिंगी होगा, मीन्स उसमें नर और मादा जननांग या दोनों सेक्स ऑर्गन्स पाए जाएंगे। इसकी कंडीशन होती है पॉलीसेपेलस, और इसमें जो कैलिक्स कोरोला होते हैं जिन्हें पेटल्स कहते हैं, तो इसमें 5 पेटल्स पाए जाते हैं। इनमें जो एंड्रोशियम पाए जाते हैं वो पॉली एंड्रस कंडीशन होती है, मीन्स उसमें बहुत सारे पुमंग पाए जाएंगे जिन्हें हम एंथर कह सकते हैं, जो बाइलोब्ड होते हैं, बेसिफिक्स्ड होते हैं और एक्सट्रोज होते हैं, मीन्स बाहर की ओर निकली हुई कंडीशन होती है उनकी। और इनमें मल्टी कार्पिलरी कंडीशन पाई जाती है और ये सिनकार्पस होते हैं। और इनकी जो ओवरी होती है वो हुक के समान झुकी हुई होती है, हुक के समान होती है इनकी ओवरी। और इनमें जो थैलेमस वाला भाग होता है जिसे हम पुष्पासन कहते हैं, वो फूली हुई संरचना होती है और कॉन्वेक्स टाइप की, मीन्स उत्तल लेंस के प्रकार जैसी होगी। उत्तल लेंस के समान इसका थैलेमस होगा जिसे हम पुष्पासन कहते हैं। तो ये तो ओवरऑल बात हो गई। ये बता दिया कि एक्टिनोमॉर्फिक होता है, मीन्स किसी भी तल पे काटने पे समान भागों में ये विभाजित होगा। अब हम बात करते हैं इसमें फ्रूट्स की। तो इसमें स्पीसीज टू स्पीसीज वरी करता है कि कौन सी स्पीसीज में कौन सा फ्रूट पाया जा रहा है। तो इसमें फॉलिकल, एकीन और कैप्सूल टाइप के फ्रूट्स पाए जाते हैं जो अलग अलग स्पीसीज में अलग अलग होता है। और अगर मैं फ्लोरल फॉर्मूला की बात करूं तो फ्लोरल फॉर्मूला भी हर इस फैमिली के अलग अलग प्लांट का अलग अलग फ्लोरल फॉर्मूला होता है, जैसे कि मैं एक बना रही हूँ। तो मैं यहाँ पे रेननकुलस का फ्लोरल फॉर्मूला ड्रॉ कर रही हूँ। इसमें जो ओवरी होती है वो सुपीरियर होती है, मीन्स हाइपोगाइनस कंडीशन इसमें होती है। तो ओवरी होती है वो सुपीरियर होती है, और वो कैसे होती है वो इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बता दिया है। तो इस तरह इसका एक बेसिक मीन्स एक आइडल फॉर्मूला लेके चल रही हूँ। वैसे तो रेननकुलेसी फैमिली के अलग अलग फ्लोरल फॉर्मूला होते हैं, जितनी इसमें प्लांट स्पीसीज होगी उतने ही उसमें अलग अलग फॉर्मूला होंगे। तो एक बेसिक मैं कंडीशन बता के चल रही हूँ। तो मीन्स ये ब्रैक्टेट होंगे, ब्रैक्टियोलेट होंगे, मीन्स सहपत्री होंगे, और सहपत्री से और सहपत्र लगे हुए होंगे। और ये होता है इसकी उभयलिंगी कंडीशन को दर्शाता है, मीन्स ये हो गया मेल, ये हो गया फीमेल, तो ये दोनों मर्ज होके एक कंडीशन बना रहे हैं। इट मीन्स ये उभयलिंगी पुष्प होता है। और ये इसमें एक्टिनोमॉर्फिक इसकी ज्यामिति को दर्शा रहा है कि इसे किसी भी प्लेन से काटने पे ये समान भागों में विभाजित हो जाएगा। ये